वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12 की हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट सेकंड इस बुक का जो फिफ्थ चैप्टर है वो इस वीडियो में कराऊंगा। तो देखो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर 4 चैप्टर थे और चारों चैप्टर की वीडियोस मैं पहले ही बना के डाल चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फिफ्थ चैप्टर हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, तो जब हमने फर्स्ट बुक देखी थी उसके अंदर जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना, वो हमारी प्राचीन भारत की हिस्ट्री थी। और अब जो हमारी सेकंड बुक है इसके अंदर जो हमें हिस्ट्री पढ़नी है ये हमारी मध्यकाल भारत की हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री है। और जो हमारी लास्ट बुक बचेगी, थर्ड बुक बचेगी, उसमें जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न भारत की, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की। और बाकी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, इसका जो नाम है वो है हमारा यात्रियों के नजरिए। अब यात्रियों के नजरिए इस चैप्टर में हमें पहले ये समझना होगा कि इसके अंदर में पढ़ना क्या है। तो देखो, यात्री जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने जाते हैं, जो ट्रेवलर होते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। मान लो कोई इंडिया का बंदा है और वो कहाँ पे जा रहा है? अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, इटली जा रहा है, ऐसे दूसरी जगह पे घूमने जा रहा है। तो ये कौन हुआ? यात्री हुआ। अब इसके नज़रिए से क्या मतलब है? तो ये जब बंदा भाई मान लो यहाँ से अमेरिका जाता है, अमेरिका के अंदर देखता है भाई क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, कितने शहर हैं, वहाँ पे शहरों को कैसे बसाया गया है, वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को देखता है और फिर उसके ऊपर एक कमेंट्री करता है, अपनी टिप्पणी देता है, अपनी राय रखता है। तो उसे कहते हैं हम यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे यात्री जो थे ना, 10वीं से लेके 17वीं शताब्दी के बीच में भारत के अंदर भी आते हैं। कब आते हैं? 10वीं शताब्दी से लेके हमारा 17वीं शताब्दी के बीच में। अब वो लोग इंडिया आते हैं और इंडिया में आने के बाद भाई वो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उन सारी चीज़ों को अपनी किताबों के अंदर वो लिखते हैं, जिसके थ्रू हम भारत के इतिहास को जान पाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि जो यात्री हैं, वो यात्रा करते क्यों थे भाई? मतलब ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या काम पड़ गया कि ना यात्रा करनी पड़ गई? तो देखो, जैसे आज के समय समझते हैं, हम आज के समय यात्रा क्यों करते हैं? मेनली रीज़न होता है भाई घूमना। बहुत से लोगों को घूमना पसंद है इसलिए यात्रा करने लग जाते हैं, या फिर भाई काम की तलाश में यात्रा करने लग जाते हैं, इसीलिए तो लोग यात्रा करते हैं। तो पहले के समय में ऐसे क्या रीज़न हुआ करते थे, ऐसे क्या कारण हुआ करते थे कि लोग यात्रा किया करते थे? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है हमारा रोजगार या फिर कार्य की तलाश। मतलब लोग जो है ना ज़्यादातर काम की तलाश में भाई, उनकी जहाँ पे वो रहते हैं, मान लो मैं इस जगह पे रहता हूँ, अब यहाँ पे काम ही नहीं है। अब काम नहीं है तो भाई मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो अपने जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका भाई मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो इसलिए काम की तलाश के लिए, रोजगार की तलाश के लिए भी लोग जो यात्रा क्या करते थे, वो भाई दूसरे देश में गए, दूसरी जगहों पे गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे भाई काम है, यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे मुझे नौकरी मिल सकती है, तो फिर यहाँ पे चले गए। यहाँ से उन्होंने पैसे कमाया, पैसे अपने वापिस घर पे भेजने लगे। जैसे हम आज के समय में भी देखते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, इंडिया के अंदर क्या होता है, यहाँ से इंडिया से पढ़ाई करते हैं, अच्छी खासी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। वो भाई बाहर की कंपनियों में, अमेरिका में या फिर और बाहर देशों की कंपनियों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर उस लेवल का रोज़गार है ही नहीं, या फिर उतनी अच्छी सैलरी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इन्हें नहीं देती है। जिस कारण से क्या होते हैं, वो बाहर के देशों में चले जाते हैं, बाहर की कंपनियों के साथ काम करने लग जाते हैं। ठीक है? तो पहला हमारा पॉइंट हो गया रोज़गार की तलाश के लिए या फिर कार्य की तलाश के लिए। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। अब प्राकृतिक आपदाओं से क्या मतलब होता है भाई? देखो क्या होता है ना, बहुत सारे देशों में क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है जिस कारण से वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं होता है, वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है। यानी कि बहुत सारी प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो उस देश में आने लग जाती हैं, जिस कारण से वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की जो जगह होती है वो रहने लायक होती नहीं है। इसी कारण से क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं उस जगह को छोड़ छोड़ कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं बसने के लिए। ठीक है भाई, ये था हमारा सेकंड रीजन। अब तीसरा रीज़न है व्यापारी व्यापार हेतु। अब बहुत से भाई व्यापारी लोग भी तो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपने आज के समय में देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है उसे दूसरी जगहों पे बेचते हैं, उस दूसरी जगह के लोगों को दिखाते हैं। किस लिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए।
और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस जगह पे नहीं मिलती हैं एक जगह पे, तो उन चीजों को खरीदने के लिए भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो व्यापारी लोग बेसिकली व्यापार के लिए यात्राएं किया करते थे। ठीक है, अब फोर्थ रीजन है सैनिक। तो भाई जो सैनिक लोग हैं भाई, कभी कभार युद्ध लड़ने के लिए दूसरी जगह पे ना जाना पड़ता था, तो उसके लिए यात्रा करते थे ये लोग। अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए भी ना कभी कभार यात्राएं करनी पड़ जाती थी। जैसे कि आपने सिकंदर की कहानी सुनी होगी। जो हमारा सिकंदर था, सिकंदर द ग्रेट, ये कहाँ से आया था? मेसोडोनिया से आया था। अब मेसोडोनिया से भाई वो आता है भाई, कितने सारे देशों में वो घूमा, तो उसने कितनी यात्राएं की होंगी, उसके साथ इतने सारे सैनिक थे, उन लोगों ने भी यात्राएं की होंगी। क्यों यात्रा की थी? अपनी सीमा का, अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए वो भारत तक आया था। अब भारत से वो वापस लौट जाता है। अब भाई पुरोहित और तीर्थयात्री, तो देखो बहुत से पुरोहित लोग हुआ करते थे, जो पंडित पंडित होते हैं ना, उस तरीके के लोग हुआ करते थे। बहुत से तीर्थयात्री हुआ करते थे जो यात्राएं किया करते थे। अब पुरोहित के रूप में मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि आपने अशोका वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था उसने धम्म महामत रखे थे, जो लोग उसके धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब उन लोगों ने यात्राएं की होंगी क्योंकि अशोका था इंडिया में। अब उसने क्या कहा था कि धर्म का प्रचार जो है दूर दूर के देशों में भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने उसने किसको रखा था? धम्म महामत को रखा था। अब वो लोग क्या करते थे? यात्राएं करते थे, दूसरे दूसरे देशों में जाया करते थे और वहां पे जाके धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो उन लोगों ने भी क्या की होंगी? यात्राएं की होंगी। इसके अलावा जो भाई तीर्थ यात्री होते हैं, जैसे आज के समय में हम करते हैं ना, बहुत सारे हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्राएं किया करते हैं। तो भाई ऐसी यात्राएं प्राचीन समय में भी लोग किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा साहस और जिज्ञासा। अब देखो साहस का क्या मतलब होता है? मतलब निडर, मतलब जिसमें किसी प्रकार का भी डर ना हो। और जिज्ञासा क्या होती है? कुछ जानने की इच्छा। तो भाई कुछ लोग जो हुआ करते थे वो जिज्ञासा के लिए यात्रा किया करते थे, और कुछ लोग यात्रा इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगा करता था। अब भाई मान लो मैं यहाँ पर इस जगह पे रहता हूँ, मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं गया हूँ, तो मेरे मन में एक इच्छा जागती है कि भाई इस जगह से बाहर भी कोई दुनिया है क्या? इस जगह से बाहर भी कोई लोग रहा करते होंगे? तो इस चीज को जानने के लिए यात्रा किया करते थे, क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा आ गई है, एक जानने की इच्छा आ गई है कि क्या इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं या नहीं, या जितनी जगह पे मैं रहता हूँ बस उतनी ही सी दुनिया है। ठीक है, तो इसलिए भी ये लोग यात्रा किया करते थे। तो ये कुछ रीजन थे जिस कारण से लोग यात्रा किया करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि यात्री यात्रा क्यों किया करते थे, तो आपको यही कारण जो है वो बतानी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो हमारे यात्री लोग हैं, जो जो ट्रेवलर इंडिया के अंदर आए थे, उनके नजरियों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो भाई ज्यादातर जो ट्रेवलर आए थे ना हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने भाई अपनी अपनी बुकें लिखी थी, अपनी अपनी किताबें लिखी थी। उन किताबों के थ्रू हमें भारत के समाज को समझने में काफी हेल्प मिलती है, हमें भारत के इतिहास को जानने में और ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि भाई वो भारत के अंदर आए, उन्होंने भारत के अंदर देखा क्या क्या चीजें भारत में चलती है, कैसी व्यवस्थाएं चलती है, राजा कैसे शासन करता है, नगर व्यवस्था यहाँ पे कैसी है, यहाँ के बाजार कैसे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं, ये सारी चीजें उन्होंने देखी और उन्होंने अपनी बुकों में लिखी, जिसके थ्रू हम अपने भारत के इतिहास को समझ पाते हैं। पर भाई हमें एक चीज समझने वाली यहाँ पे देखनी है कि जो यात्री लोग हुआ करते थे ना, ये इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करता था। ठीक है, इनका अपना दृष्टिकोण हुआ करता था। तो हम इनके थ्रू बताई गई सारी जानकारियों को 100% सच वो नहीं मान सकते हैं। ठीक है भाई, भाई हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जो यहाँ के हिसाब से सही हो, पर उनको गलत लगी तो उन्होंने अपनी किताबों में भी गलत बता दी है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो उन्होंने जो जो सारी जानकारी हमें बताई हो बिल्कुल सही हो। ठीक है भाई, पर तब भी हमें इन किताबों से, इन वृतांतों से हमारे समाज की जानकारी जो है वो मिल पाती है। अब भाई कोई बाहर से भी बंदा, हमारा कोई ट्रेवलर घूमने आता है, कोई यात्री बाहर से आता है, तो वहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएं देखता है। उन भिन्नताओं को क्या करता है वो अपने वृत्तांत में लिखता है। मान लो मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। मान लो इंडिया के अंदर भाई हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, नदियाँ देखने को मिलती हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं, है ना। पर मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे ऐसी सारी चीजें है ही नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम जब ये सारी चीजें देखूंगा तो भाई मैं शॉक हो जाऊंगा कि भाई यहाँ पे तो पहाड़ है, नदियां हैं, पर्वत हैं, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जाहिर सी बात है मैं शॉक हो जाऊंगा पहली बार देख के। तो बस ऐसी ये जो अलग अलग तरीके की भिन्नताएं यात्रियों ने देखी, उन्हीं भिन्नताओं को इन्होंने अपनी पुस्तक में, अपनी किताब के अंदर या फिर अपनी बुक के अंदर लिख दिया। अब वो कौन कौन सी भिन्नताएं थी, अब ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले भाई जो सबसे पहली भिन्नताएं थी वो थी हमारी भौतिक परिवेश। मतलब यहाँ की जो जलवायु थी ना वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पे हमें खेती देखने को मिलती है, और प्राकृतिक संसाधनों में भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जलवायु में कैसी भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे कि आपने भाई आपको पता है यहाँ पे हमें गर्मी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें सर्दी भी देखने को मिलती है। पर बहुत सी जगहों पर जैसे कि आप रशिया में चले जाओ तो वहाँ पे ठंडी ठंडी रहती है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक ही जलवायु देखने को मिलती है। पर इंडिया के अंदर तो भाई ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हमें गर्मी देखने को मिल जाएगी, ठंडी भी देखने को मिल जाएगी, वर्षा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमें रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ-साथ हमें यहाँ पे मैदान भी देखने को मिल जाएंगे, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट है भूदृश्य। अब ये भूदृश्य कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे यहाँ पे मैदान देखने को मिलते हैं, कहीं पे नदियाँ देखने को मिलती हैं, कहीं पे रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं हमें। इसके अलावा लोक प्रथाएँ। अब भाई हमारे समाज के अंदर ना बहुत सारी प्रथाएँ हुआ करती थी। देखो हर समाज के अंदर, दुनिया के हर समाज में कुछ ना कुछ तो प्रथाएँ होती है। इसी तरीके से हमारे समाज में भी कुछ प्रथाएँ हुआ करती थी। शादी को लेके कुछ प्रथाएँ हुआ करती थी, भोजन को लेके कुछ प्रथाएँ हुआ करती थी। त्योहारों में भाई अलग-अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते थे, जैसे कि हमारे दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं ना। तो ऐसे ही भाई उनके समाज में तो जो दूसरे यात्री लोग आए हुआ करते थे, भाई उनके समाज में भी कुछ त्योहार मनाया करते थे। तो बस वो देखते थे कि भाई हमारे यहाँ तो ये त्योहार नहीं मनाए जाते, ये त्योहार अलग है, इस तरीके से देखा करते थे। ऐसी जो डेली लाइफ के जो रीति-रिवाज हुआ करते थे, वो सारी भी यहाँ पे अलग-अलग हुआ करती थी। अब भाषा में भिन्नता, अब भाई भाषा में तो भाई देखो नॉर्मली भिन्नताएँ हो सकती हैं, सिंपल सी बात है। अब भाई मैं एक मान लो मैं अमेरिका से आता हूँ, वहाँ पे भाई इंग्लिश बोली जाती है, सी ज़ाहिर-सी बात है। अब जो अमेरिका से इंडिया आऊँगा, तो यहाँ पे जो मेनली बोली जाती है, क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो भाषाएँ हमारी अलग-अलग हो गई ना। इंग्लिश हालाँकि यहाँ पे लोगों को आती है, वो बात सही है, बट मेनली जो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? हिंदी लैंग्वेज है। तो इसी तरीके से पुराने समय में जो लोग आया करते थे, उनकी भाषा अलग हुआ करती थी और यहाँ पे भाई अलग भाषाएँ बोली जाती थी। इसके अलावा लोगों की आस्था में भिन्नता, ये गलत लिख गया भाई। यहाँ पे जाति पद्धतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, धर्म को मानने में यहाँ पे भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लोगों के व्यवहार में भी भिन्नता देखने को मिलती है। भाई अलग-अलग तरह के कपड़े भाई ज़रूरी थोड़ी है, जैसे कि लोगों के पहनावे में भिन्नता देखने को मिलती है, रहन-सहन में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ आपसी संबंधों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। भाई पहनावे में कैसी भिन्नता देखने को मिलती है? अगर किसी जगह पे नॉर्मली पैंट शर्ट पहना जा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर किसी दूसरे देश में जाए तो वहाँ पे भी सिर्फ पैंट शर्ट ही पहना जा रहा होगा। हो सकता है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पहना जा रहा हो, जैसे कि हम रशिया चले जाएँ, वहाँ पे ठंड होती है, तो ठंड में भाई ज़्यादातर कैसे पहनते हैं? मोटे कपड़े पहना करते हैं और गर्मियों में कैसे कपड़े पहना करते हैं? कॉटन वाले कपड़े। तो इस तरीके से पहनावे में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब उनका कल्चर कैसा है, रहन-सहन कैसा है, वो किस तरीके से खाना-पीना करते हैं, उनके आपसी संबंध कैसे, इन सारी चीज़ों में वो लोग भिन्नताएँ देखा करते थे और उन्हीं सभी चीज़ों को अपनी पुस्तकों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर बताया करते थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है अल-ब्रूनी का परिचय। देखो हमारा सबसे पहला जो ट्रैवलर है, जो सबसे पहला यात्री हमें इस बुक के अंदर पढ़ना है, उसका नाम है अल-ब्रूनी। अब सबसे पहले हम अल-ब्रूनी के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम उसके बारे में समझेंगे। तो देखो, अल-ब्रूनी का जो जन्म है ना, वो हुआ था 973 ईस्वी में। ये चीज़ आप याद रखना, एमसीक्यू में सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, छोटी होती, ठीक है? तो अल-ब्रूनी का जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म आज के समय में कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान में है। उज़्बेकिस्तान के बारे में आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो भाई अल-ब्रूनी का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज़्म में, और ख्वारिज़्म कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है? ये जो स्थान है ना, उस समय में शिक्षा और विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मतलब तो यहाँ पर ही मेनली एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है? इसके समय में। और भाई ये जो बंदा था ना, मैं पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार हुआ करता था, बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करता था और इसने अपने समय की सबसे अच्छी एजुकेशन, सबसे अच्छी शिक्षा जो प्राप्त कर रखी थी। इसके साथ-साथ जैसे कई भाषाओं की नॉलेज भी हुआ करती थी। जैसे आज के समय में होता है ना, किसी को हिंदी की होती है, किसी किसी को इंग्लिश की होती है। तो इसको तो भाई अपने समय में बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज हुआ करती थी, जैसे हिंदी की हो गई, संस्कृत की हो गई, अरबी की हो गई। इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज इसे हुआ करती थी, ठीक है भाई? अब ये पूछ लिया जाता है कि इसे कौन-कौन सी भाषाओं की नॉलेज थी, तो ये चीज़ भी समझ लेते हैं। तो भाई इसे देखो सीरियाई भाषा आती थी, फ़ारसी भाषा आती थी, हिब्रू भाषा आती थी तथा संस्कृत भाषा भी इसे आती थी। भाई अब ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे कौन-सी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो इसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। इसे यूनानी भाषा मतलब नहीं आया करती थी। पर इसके बावजूद इसने यूनान के जो फ़ेमस विद्वान लोग हुआ करते थे, जैसे कि प्लूतो हुआ करता था, अरस्तू हुआ करता था, इनके विचारों को इसने पढ़ रखा था। कैसे पढ़ रखा था? क्योंकि भाई देखो ट्रांसलेट जैसी चीज़ भी हुआ करती थी उस समय में भी। जैसे आज के समय में होता है ना, जैसे अगर किसी को भाई इंग्लिश की कोई बुक पढ़नी है और उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट भी अवेलेबल होता है। तो इसी इसी तरीके से उस समय में भाई जो यूनानी भाषा के जो ग्रंथ हुआ करते थे, प्लूटो के, अरस्तू के, तो उन ग्रंथों को उन्होंने अनुवाद के माध्यम से पढ़ रखा था। ठीक है भाई? तो देखो भाई, एक शब्द है हिंदू, इसके बारे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हिंदू शब्द कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में बता रखा है कि जो हिंदू हमारा शब्द है ना, ये सब 6ठी से 5वीं शताब्दी के बीच में यूज़ होने लगा था। और ये किस भाषा का शब्द है?
एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका प्रयोग किसके लिए हुआ करता था? जो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे, उन लोगों के लिए इस वर्ड का यूज हुआ करता था, ठीक है भाई। और कालांतर में समय के साथ साथ तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को ले हिंदू वर्ड यूज करने लगे और उनके निवास स्थान के क्षेत्र को हिंदुस्तान, मतलब जो सिंधु नदी के पूर्व में लोग रहा करते थे उनके लिए हिंदू वर्ड, और जिस जगह पे वो रहा करते थे उस जगह को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान, ठीक है भाई। और उनकी भाषा कैसी हुआ करती थी? हिंदी, ठीक है। ये पैसेज आप पढ़ भी सकते हैं। अभी हमने देख लिया अलबरूनी का, हमने परिचय देख लिया, उसको किस किस भाषा का नॉलेज था, ये सब चीजें हमने समझ ली है। अब हमें ये समझते हैं कि जो हमारा अलबरूनी था ना, ये भारत में आता कैसे है। तो सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनी का आगमन। तो देखो सन 1017 में क्या होता है, ख्वारिज्म पे जहाँ पे हमारा अलबरूनी रहा करता था, वहां पे क्या होता है, सुल्तान महमूद का आक्रमण हो जाता है। मतलब भाई उस पे आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं उसके नगर पर। और जब वो आक्रमण करते हैं तो वहां से भाई बहुत सारी सी बातें, लूटपाट के लिए ये लोग आक्रमण किया करते थे। वहां से भाई बहुत सारा पैसा लूटते हैं, बहुत सारे लोगों को, जो बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, जो कवि लोग हुआ करते थे, उन लोगों को कैद कर लेते हैं और अपने साथ गजनी लेकर आ जाते हैं। और भाई जो हमारा अलबरूनी था, मैंने पढ़ा ही था, वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत ही एजुकेटेड इंसान था। तो उसे भी महमूद गजनी जो है अपने साथ लेकर आ जाता है गजनी में। देखो स्टार्टिंग में तो वो बंधक के रूप में, मतलब उसे भाई बंधक बना के तो लेकर आया गया था यहाँ पे गजनी। तो स्टार्टिंग में तो भाई बंधक के रूप में गजनी आता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, उसे शहर जो है पसंद आने लग जाता है और अपने जीवन का जो लास्ट टाइम होता है वो यहीं पर बिताने लगता है, ठीक है। अब हमारा अलबरूनी कहाँ पे आ गया? गजनी में आ गया है। अब भारत के प्रति उसकी रुचि कैसे बढ़ती है? तो देखो जो हमारा पंजाब वाला क्षेत्र था ना, ये भी गजनी का ही पार्ट हुआ करता था, गजनवी साम्राज्य का ही पार्ट हुआ करता था। अब भाई पंजाब गजनवी साम्राज्य का पार्ट है तो जाहिर सी बात है अलबरूनी यहाँ पे भी आ जा सकता था। और पंजाब में आता है, धीरे धीरे वहाँ के लोगों से अपना संपर्क बनाता है, तो धीरे धीरे करके उसको भारत के प्रति रुचि जो उसकी बढ़ने लग जाती है। उसके अलावा अलबरूनी जो है कई वर्षों तक क्या करता है, ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों के साथ, विद्वानों के साथ समय बिताता है। और भारत की जो मेनली लैंग्वेज थी, जिस हमारे मेनली धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, संस्कृत, उस लैंग्वेज को सीखता है, यहाँ के धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है, यहाँ के दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में जानने की कोशिश करता है और नॉलेज को प्राप्त करता है, ठीक है। ये हमने अलबरूनी का जो परिचय था, वो सारी चीजें हमने समझ ली है। अब इसकी अलबरूनी की जो पुस्तक थी, अलबरूनी की जो बुक थी, उसका क्या नाम था? किताब उल हिंद। इस बुक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलबरूनी की किताब का क्या नाम था, तो आपको बताना है किताब उल हिंद। इसकी लैंग्वेज पूछ ली जाती है, तो ये जो ग्रंथ है ना, ये मेनली लिखा गया अरबी भाषा के अंदर। इसकी जो भाषा एकदम सिंपल है, जिसके कारण क्या होता है, इसे पढ़ना और समझना काफी आसान जो है वो हो जाता है। अब इस बुक की रचना के बारे में, इसकी संरचना कैसी है, इसकी रचना कैसी है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 80 अध्याय है। समझ लो कितना मतलब बड़ा ही ग्रंथ तो होगा, तभी तो उसमें 80 अध्याय होंगे। और जो हर चैप्टर है वो अलग अलग विषयों पर लिखा गया है। मान लो पहले चैप्टर के अंदर भारत के धर्म के बारे में बताया गया होगा, दूसरे चैप्टर के अंदर भारत के समाज के बारे में बताया होगा, तीसरे चैप्टर के अंदर भारत की राजनीति के बारे में बताया होगा। इस तरीके से अलग अलग करके टोटल 80 चैप्टर है, जिसके अंदर अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। देखो अलबरूनी की लेखन की शैली, देखो अलबरूनी जब अपनी बुक लिखता था ना, उसकी एक अलग ही शैली हुआ करती थी। शैली कैसे, मतलब क्या होता है शैली, मतलब उसके लिखने का अलग तरीका हुआ करता था। जैसे कि आप लोग जैसे एग्जाम में आंसर लिखते हो, मान लो कोई क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप एक परिचय दोगे, एक इंट्रोडक्शन दोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप एक मेन बॉडी लिखोगे जिसमें आपका मेनली आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन दोगे। इस तरीके से आप आंसर लिखते होगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो अलबरूनी है ना, वो भी अपनी बुक के अंदर लिखा करता था। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आरंभ में क्या क्या करता था, एक प्रश्न से शुरुआत क्या करता था, मतलब एक क्वेश्चन उसने पूछा कि भारत का समाज कैसा है, इस तरीके से उसने क्वेश्चन किया। फिर उसके समाज के बारे में उसने बताया, एकदम विस्तृत से उन्हें वर्णन दिया। और अंत में क्या करता था, फिर अन्य संस्कृतियों के साथ जहाँ से वो आया या फिर अन्य जितनी संस्कृतियां देखी, उन सभी संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना किया करता था। मतलब क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन का उसने एलोब्रेट करके उसका आंसर दे दिया, उसके बाद अन्य चीजों से उसकी तुलना कर दी, उसका कंपैरिजन कर दिया। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। अब मान लो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि भारत का संविधान के बारे में बताइए, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करा अपने आप से, फिर मैं क्या करूंगा, भारत के संविधान के बारे में जो जो जानकारी मुझे पता है, वो सारी चीजें इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर बता दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, ठीक है, ये तो हमारा सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि भारत का संविधान कैसे है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, मध्य वाला, जिसके अंदर हम उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में समझाएंगे अपनी आंसर के थ्रू, है ना। फिर समझाने के बाद अंत में क्या कर देते, हम संस्कृतियों के साथ तुलना किया करते थे, मतलब कंपैरिजन करना है, तो फिर मैं अन्य देशों के जो संविधान है उनके साथ अपने संविधान की तुलना करूंगा, कंपैरिजन करूंगा।
ठीक है। इस तरीके से हमारा जो अलबरूनी है ना, वो अपनी किताब को लिखा करता था। अब भाई विषय वस्तु, अब विषय वस्तु में बेसिकली आपको ये समझना है कि अलबरूनी अपनी किताब के अंदर बेसिकली किन-किन चीज़ों पे बात किया करता था। तो भाई वो धर्म और दर्शन के बारे में बताया करता था, त्योहारों के बारे में बताया करता था, खगोल विज्ञान के बारे में बताया करता था, कीमिया के बारे में बताया करता था, रीति-रिवाजों के बारे में बताया करता था, जो प्रथाएँ हैं उनके बारे में बताया करता था, सामाजिक जीवन के बारे में बताया करता था, भार-तोल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने अपनी बुक के अंदर बताया। तो देख सकते हैं ना भाई कितने सारे टॉपिक के ऊपर उसने अपनी बुक के अंदर बात की है ना? ये अल-बरूनी की बुक के बारे में हमने समझ लिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा अल-बरूनी की समझ में बाधा है। भाई अल-बरूनी को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा यहाँ की चीज़ों को समझने के लिए, यहाँ के समाज को समझने के लिए। तो वो क्या-क्या बाधाएँ उसे देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। अब पहला जो पॉइंट है हमारा समझने में बाधाएँ। अब भारत के समाज को समझने में उसे भाई ऐसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तो मेनली ना उसे 3 दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब वो कौन-कौन सी दिक्कत थी? तो सबसे पहली जो दिक्कत थी वो थी भाषा की दिक्कत, दूसरी जो दिक्कत थी वो थी धार्मिक प्रथाओं की दिक्कत और तीसरी दिक्कत थी अभिमान की दिक्कत। अब एक-एक करके सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहली जो है भाषा की दिक्कत। अब भाषा की दिक्कत कैसे हो सकती है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश की बुक दे दूँ, जिसे इंग्लिश का ई भी ना आता हो। मतलब उसने इंग्लिश के बारे में कभी सुना ना हो, उसे पता भी ना हो कि इंग्लिश जैसी कोई लैंग्वेज भी होती है। अब मैं उसे भाई बुक दे दूँ और उससे कहूँ कि ले भाई ये बुक पढ़ ले और इस बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, मैं तेरे से 1 घंटे बाद आके पूछूँगा। तो वो क्या बता सकता है? भाई नहीं बता सकता जब उसे इंग्लिश के बारे में नॉलेज ही नहीं है, इंग्लिश की भाषा के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे बता देगा? तो बस इसी तरीके से भाई अल-बरूनी को भी ना बहुत सारी दिक्कत आती हैं। क्योंकि भाई इंडिया में जो मेनली धार्मिक ग्रंथों की जो भाषाएँ हुआ करती थी, वो संस्कृत हुआ करती थी। अब संस्कृत भाई जब अल-बरूनी को स्टार्टिंग में थोड़ी आ रही होगी, अब उसे आती नहीं थी, तो उसे यहाँ पे सारी चीज़ों को समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर वो भाई धीरे-धीरे यहाँ की भाषा को सीख जाता। भाई मैं पता ही हो कितना पढ़ा-लिखा बंदा था, तो धीरे-धीरे यहाँ की लैंग्वेज को सीखता है, समझता है, ब्राह्मणों के साथ रह के, पुरोहितों के साथ रह के वो यहाँ की भाषा को सीख जाता है, फिर उसके बाद वो यहाँ के ग्रंथों को पढ़ पाता है। अब भाई धार्मिक प्रथाओं में क्या बाधाएँ देखने को मिलती हैं? तो देखो भाई, भारत में और जो इस्लामिक दुनिया की धार्मिक मान्यताओं तथा प्रथाओं में बहुत ही गहरा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। भारत के अंदर भाई अलग तरीके की धार्मिक प्रथाएँ हुआ करती थी और जो इस्लामिक दुनिया थी, जो इस्लाम था भाई, उसके अंदर जो धार्मिक प्रथाएँ हुआ करती थी, उसमें बहुत सारा डिफरेंस जो देखने को मिलता है। अब देखो अभिमान, देखो विभिन्न समाज के लोगों में अपने-अपने ज्ञान और परंपराओं को श्रेष्ठ मानने का भाव था। आपसी समझ को कठिन बना देता था। देखो जो अभिमान है ना, वो भाई विभिन्न समाज के लोगों को क्या किया करता था कि अब हर समाज के लोगों के मन में ये भाव आने लगे थे कि हमारा जो ज्ञान है, वही महान है, वही श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे कि भाई बौद्ध धर्म के लोगों को मानो कि बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महान होगा, उन्हीं की नॉलेज सबसे ज़्यादा महान है। जो जैन धर्म का ज्ञान है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महान है, इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। जो हिंदुइज़्म है, उसमें उनका ज्ञान सबसे ज़्यादा महान है, जो इस्लाम है, उसमें उनका सबसे ज़्यादा ज्ञान महान है। वो सब लोग अपना-अपना मानने लग गए थे, तो इससे क्या हो रहा था, ये एक आपसी समझ नहीं बन पा रही थी। तो ये भी एक बात आती है अल-बरूनी की, ठीक है भाई? क्योंकि आपसी समझ नहीं बन पा रही थी, वो सभी लोगों के विचारों को समझ नहीं पा रहा था। अब अल-बरूनी का दृष्टिकोण, भाई इन बाधाओं को जानते हुए भी उसे पता था कि भाई इतनी सारी बाधाएँ हैं, उसके बावजूद उसने भारतीय समाज को समझने के लिए बहुत ही मेहनत की और बहुत ही गहरा अध्ययन करना स्टार्ट उसने कर दिया था। बेसिकली उन्हें उसने क्या किया था भाई, ब्राह्मणों के साथ गया, ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ, उनके साथ जाके उसने वहाँ की भाषा सीखी, संस्कृत भाषा को सीखी। संस्कृत भाषा को सीखने के बाद जो भारत के समाज के जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, जो मेनली संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। उनके थ्रू हमारे समाज को समझने की उसने कोशिश जो है वो की थी। अब कौन से ग्रंथ थे? तो मेनली जो उसने भारतीय समाज को समझने के लिए जो मेनली ग्रंथों का यूज़ किया था, वो थे हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, भगवद गीता हो गई, पतंजलि की जो कृति है, मनुस्मृति है, इन सारे ग्रंथों का उसने मेनली यूज़ किया था भारत के समाज को समझने के लिए। ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल-बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अब जाति व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पता ही है। हम इसके बारे में पिछली बुक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैं आपको सिंपली ये सब समझाने से पहले सिंपली आपको ये बता देता हूँ, देखो, जाति व्यवस्था को समझने से पहले हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना होगा, ठीक है? अब वर्ण व्यवस्था के बारे में होता क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है क्या? तो देखो भारत का जो समाज है ना, वो 4 वर्णों के अंदर डिवाइड है। पहले तो ये समझ लीजिए वो 4 वर्ण है कौन-कौन सी? तो सबसे ऊपर आते हैं भाई हमारे ब्राह्मण, ठीक है? फिर हम आते हैं हमारे क्षत्रिय, उसके बाद हमारे आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र। तो इस तरीके से भाई हमारे समाज के अंदर ये 4 वर्ण जो है वो डिवाइड हुए पड़े हैं, ठीक है? कुछ लोग जो ब्राह्मण हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्षत्रिय हैं, कुछ लोग जो हैं वैश्य हैं और कुछ लोग जो है वो शूद्र हैं। जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद हमारे क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद हमारे वैश्य आते हैं, फिर सबसे नीचे जो आते हैं शूद्र आते हैं। इन सभी के कामों को भी बाँट दिया गया है कि ब्राह्मणों का काम क्या हुआ करेगा,
पूजा पाठ कराना, दान देना, इससे क्या काम हुआ करेगा? क्षत्रियों का क्या काम हुआ करेगा? कि लोगों की रक्षा करना, शासन करना, राजनीति करना, ये क्षत्रियों का काम हुआ करेगा। वैश्यों का क्या काम हुआ करेगा? व्यापार करना, खेती करना, बिजनेस करना, ये सब वैश्यों का काम हुआ करेगा। और जो शूद्र हैं, उनका क्या काम हुआ करेगा? जो सारे वर्णों, जो बाकी के बचे हुए 3 वर्ण है, इन वर्णों की सेवा करना मेनली काम हुआ करता था शूद्रों का, ठीक है? ये 4 वर्ण है। इन 4 वर्णों के बारे में बताया कहाँ पे गया है? तो हमारा जो वेद है, कौन-सा वाला वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसके अंदर मेनली वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है? अब क्या हुआ करता था ना, जो लोग वर्ण के अंदर नहीं आए थे, मतलब जो लोग वर्ण व्यवस्था के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, मतलब जो ना ब्राह्मण हो रहे थे, ना क्षत्रिय हो रहे थे, ना वैश्य हो रहे थे, ना शूद्र हुआ करते थे, उन लोगों को जातियों में बाँट दिया गया था। तो जाति जो थी ना, वो बहुत सारी हुआ करती थी। जैसे कि वर्ण तो भाई सिर्फ 4 है, जाति की कोई गिनती नहीं थी। जाति भाई सैकड़ों में हुआ करती थी, ठीक है? बहुत सारी हुआ करती थी। अब भाई दिक्कत ये आ रही थी ना, कि ये जो वर्ण व्यवस्था है या फिर जो जाति वाली व्यवस्था है ना, ये सिर्फ इंडिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ें हमें बाहर के देशों में भी देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि अल-ब्रूनी क्या करता है, अन्य समुदायों से तुलना के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने की व्याख्या करने का प्रयास जो है वो करता है। भाई वो देखता है कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था है, भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, तो उसे याद आता है कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ये उसे यूरोप में भी देखने को मिलती है, बाहर के देशों में भी देखने को मिल जाती है। अल-ब्रूनी ने जाति व्यवस्था को केवल भारत तक सीमित नहीं माना, ये नहीं कहा उसने कि जो जाति व्यवस्था है, ये सिर्फ भारत तक है, भारत के अंदर ही जाति ऐसी कोई चीज़ है। नहीं भाई, प्राचीन जो फ़ारस है ना, उसे वहाँ पे भी ऐसे ही 4 सामाजिक वर्ग देखने को मिल जाते हैं। अब जो देखता है कि फ़ारस में भी ऐसी 4 सामाजिक वर्ग हैं, अब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर भी ऐसी जाति व्यवस्था है, ऐसी वर्ण व्यवस्था है, तो वो इन दोनों का आपस में क्या करता है, कंपैरिज़न करता है। अब मेनली वो इस चीज़ से यही दिखाना चाह रहा था कि जो जाति व्यवस्था है या फिर जो वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ें हैं, जातियों में लोगों को बाँट देना, वर्ण में लोगों को बाँट देना, ये सारी चीज़ें किसी एक देश के अंदर नहीं है, केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। भाई हर जगह पे, हर समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल ही जाती हैं। और दुनिया के हर समाज में वर्ग जो है, वर्ण जो है या फिर जो वर्ग है, वो देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं पे जाति जैसा कोई वर्ग नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें ऊँचा-नीचा वर्ग देखने को मिल जाएगा, अमीर-गरीब वर्ग देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो दुनिया के हर समाज के अंदर वर्ग हमें देखने को मिल जाता है। भाई इस्लाम के अंदर भी सभी लोगों को समान माना जाता है, ठीक है? इस्लाम के अंदर सभी लोगों को समान माना जाता है। पर धार्मिक आचरण को लेके, धर्म का पालन किस तरीके से करना है, धर्म का किस तरीके से आचरण करना है, उसमें हमें भिन्नता देखने को मिल जाती है, ठीक है भाई? अब ये पूछ लिया था कि प्राचीन फारस में कौन से 4 सामाजिक वर्ग हुआ करते थे, तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ग था ना, वो था हमारा घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग, ठीक है? जो रूल किया करता था, जो शासन किया करता था, उसे शासक वर्ग कहा जाता था। अब अगला जो वर्ग था, वो था हमारा भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित, जो भिखारी हुआ करते थे या फिर जो पूजा-पाठ किया करते थे, उस तरह के जो पुरोहित हुआ करते थे, ये हमारा सेकंड वर्ग हुआ करता था। अब तीसरा वर्ग कौन-सा हुआ करता था भाई? तीसरा वर्ग हुआ करता था जिसमें डॉक्टर आया करते थे, चिकित्सक आया करते थे, खगोलशास्त्री आया करते थे, वैज्ञानिक आया करते थे। ये था हमारा तीसरा वर्ग। चौथा वर्ग था हमारा कृषक और शिल्पकार लोगों का, ठीक है? इस तरीके से 4 वर्ग जो है हमारे फ़ारस के अंदर हुआ करते थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देखो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए थे? तो जो ब्राह्मण है ना, वो भगवान के सिर से उत्पन्न हुए थे, ठीक है? यानी कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के सिर से कौन उत्पन्न हुआ था? ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय हैं, वो ब्रह्मा के कंधों से उत्पन्न हुए थे। ऐसी जो वैश्य हैं, वो भगवान की जंघा से उत्पन्न हुए थे। और जो हमारे शूद्र हैं, वो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए थे, ठीक है? ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ जानने को है नहीं वाला, पर ये चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है हमारा अपवित्रता की अवधारणा पर विचार। तो देखो भाई, इस टॉपिक से ना आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? 100% ज़रूर पूछा जाता है। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखो भारत के समाज के अंदर मैंने आपको 4 वर्णों के बारे में बता दिया है। तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे ना, जिनको अपवित्र माना जाता था, मतलब अछूत माना जाता था। अगर किसी ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी या फिर किसी ऊँची जाति के व्यक्ति ने उन्हें देख भी लिया, छू भी लिया, तो वो क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। जैसे कि हमने चांडालों के बारे में पढ़ा था। चांडालों के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि अगर कोई बड़ी जाति का व्यक्ति उन्हें देख भी लिया करता था, तो वो अपने आप को अपवित्र मानने लग जाता था कि भाई मैं अपवित्र हो गया हूँ, मैंने इसे देख लिया है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, इस तरीके से माना करते थे। तो इस अपवित्रता को ना, इस अछूतपने को, कि भाई किसी ने छू दिया, किसी ने किसी को देख लिया, तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। इस चीज़ को हमारा अल-ब्रूनी जो है ना, वो स्वीकार नहीं करता है। अल-ब्रूनी ने बल्कि इसके अपोजिट में ये तर्क दिया कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, मतलब प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो अपनी शुद्धता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ अपवित्र हो गई है या कोई चीज़ अपवित्र है, तो वो व्यक्ति अपने आप को दोबारा से पवित्र कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो सूर्य हवा को शुद्ध करती है। भाई जो हमारी सूर्य है, जो हमारा सूरज है, वो हवा को शुद्ध करता है। और जो समुद्र के अंदर नमक होता है, वो पानी को खराब होने से बचाता है।
इसीलिए जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता का सिद्धांत प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मतलब भाई अब जाति है, अगर इस जाति का है तो अब ये हमेशा के लिए अपवित्र रहेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। वो भी भाई पवित्र हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। तो इस चीज का अलबरूनी ने काफी विरोध किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपवित्र हो गया तो इसका ये क्या मतलब है, वो अपवित्र ही रहेगा, अछूत हो जाएगा। इस व्यक्ति ने इस जाति के अंदर अगर जन्म ले लिया तो वो अछूत कहलाएगा, अपवित्र कहलाएगा। ये चीजें उसने काफी गलत ठहराई और इस चीज का उसने काफी विरोध भी करा। ठीक है भाई, ये हमारा अलबरूनी के बारे में जितनी जानकारी थी, जो जो इन्फॉर्मेशन थी और जितना कुछ इंपॉर्टेंट था अलबरूनी के बारे में, वो सब हमने समझ लिया इस टॉपिक के अंदर। ठीक है भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट यात्री है ना, वो है हमारा इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में हम समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले इब्न बतूता का परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जन्म और शिक्षा के बारे में देखते हैं। देखो, इब्न बतूता का जो जन्म है ना, वो हुआ था कहाँ पे, ये पूछा जाता था मोरक्को में हुआ था, और मोरक्को में भी तेंजिया नगर में। ठीक है, और वो एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में उसका जन्म जो है हुआ था। मतलब इसकी जो फैमिली थी वो काफी सम्मानित थी और एजुकेटेड फैमिली थी। जैसे कि हमने अलबरूनी का पढ़ा था ना, वो कितना एजुकेटेड था, और जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वो एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसी तरीके से हमारा जो इब्न बतूता है ना, ये भी एक अच्छी खासी शिक्षित फैमिली से हुआ करता था। इसका जन्म मोरक्को में हुआ था, मोरक्को में भी तेंजिया नगर में। ठीक है, इसका परिवार काफी एजुकेटेड था। ये जो परिवार है ना, इस्लामिक कानून में विशेषज्ञ माना जाता था। मतलब यहाँ के इस परिवार के अंदर मेनली इस्लामिक कानून को माना जाता था, जो कि हमारा शरिया हुआ करता है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हमारा जो इब्न बतूता है, इसने कम उम्र में ही शिक्षा जो है वो प्राप्त कर ली थी। अब ज्ञान में रुचि, देखो इब्न बतूता का मानना था कि पुस्तकों से हमें जो नॉलेज मिलती है, पुस्तकों से जो हमें ज्ञान मिलता है ना, वो ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है। इसके बदले हमें खुद एक्सपीरियंस करके नॉलेज को गेन करना चाहिए। आप खुद एक्सपीरियंस करके कैसे, हमें यात्राएं करनी चाहिए, और यात्राएं करने के साथ जो हमें नॉलेज मिलती है, यात्राएं करने के साथ जो हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान ज्यादा बेटर होता है बुकों के मुकाबले, किताबी ज्ञान के मुकाबले। ठीक है भाई, अब इब्न बतूता की यात्राएं किन किन देशों में हुई, देखो भाई अब जाहिर सी बात है भाई, उसे ज्ञान यात्राएं करना ना बहुत पसंद था। जो हमारा इब्न बतूता है ना, इसे यात्राएं करना इतना पसंद था कि बहुत सारे देशों में घूमा, और इसे हम एक हठीला यात्री भी कहते थे। अब इसे हठीला यात्री क्यों कहते थे, वो हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसने किन-किन देशों की यात्रा की थी। तो भाई इसने मक्का की यात्रा की थी, इसने सीरिया की यात्रा की थी, इराक की यात्रा की थी, फारस की यात्रा की थी, यमन की यात्रा की थी, ओमान की यात्रा की थी, पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी, मालदीव, चीन, इन सारी जगहों की इसने यात्रा कर रखी थी। अब भाई आज के समय देख रहे होते, आज के समय में हम भी इतनी जगहों पे नहीं घूम पाते हैं। पर ये बंदा उस समय में, जिस समय में ट्रैवल के लिए इतनी सारी सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी। आज के समय तो भाई जहाज है, प्लेन है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम यात्रा कर सकते हैं। उस समय में तो भाई इतनी सुविधाएँ भी नहीं हुआ करती होंगी, फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती होंगी। उसके बावजूद इस बंदे ने इतनी सारी जगहों पे यात्राएँ कर ली। तो भाई ये चीज़ दिखाती है कि यात्राओं के प्रति कितना रुचि रखता था। इसे यात्राएँ करना कितनी पसंद हुआ करती होंगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इब्न बतूता एक हठीला यात्री और भारत आगमन। हम ये समझेंगे इब्न बतूता के हठीला यात्री को कहा जाता था, और इसके साथ-साथ उसका भारत आगमन कैसे होता है। देखो हठीला यात्री, अब हम इब्न बतूता को एक हठीला या फिर एक ज़िद्दी यात्री क्यों कहते हैं? इसका क्या रीज़न है? ये हमारे को समझना होगा। तो देखो, आप समझ सकते हो कि उस समय यात्राएँ करना जिस समय इतनी सारी सुविधाएँ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, भाई नाव बनाना, नाव बना के दूसरी जगह पे जाना, समुद्र के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज के समय अभी समुद्र जो है ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। अब कैसे खतरनाक जगह? अब भाई समुद्र के रास्तों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, उसके बावजूद यात्राएँ करना, अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, अपनी जान पूरी तरीके से जोखिम में डाल के यात्राएँ करना। तो क्या हुआ करता ना, कई बार भाई समुद्र में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, जो लोगों को लूट लिया करते थे। तो भाई इसी तरीके से भाई इब्न बतूता को भी कई बार लूटा गया। जैसे मैंने इमेज में लगा रखी है ना, ये समुद्री लुटेरों की है जो लोगों को लूट रहे हैं। तो भाई कई बार क्या हुआ करता था, भाई हमारे यात्री जो है हमारे इब्न बतूता जी, इन्हें भी भाई बहुत सारे लुटेरे ने लूटा था। उसके बावजूद ये बंदा यात्रा किया करता था। इसे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लूटना है लूट लो, मैं तो तब भी यात्रा किया करूँगा। मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से भाई यात्रा किया करता था। तो मतलब इसकी ज़िद्दी पने के कारण, कि मतलब भाई इसको पता है कि मर सकता हूँ, मेरा जान खतरे में है, मुझे लूटा जा रहा है। उसके बावजूद ये बंदा यात्राएँ कर रहा है, उसके बावजूद इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी कारण से इसे एक हठीला यात्री कहा जाता था। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा हो, उसे पता है कि भाई मेरी इसमें जान खतरे में है, मैं मर सकता हूँ, तो मैं यात्रा क्यों करूँगा? मैं तो नहीं करूँगा भाई, है ना? सिर्फ़ अपने शौक के लिए, अपने मज़े के लिए यात्रा ये व्यक्ति किया करता था, ठीक है? अब इसके ग्रंथ का क्या नाम है? जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, किताब-ए-उल-हिंद, अल-बरूनी की किताब थी। इसी तरीके से इस बंदे की किताब का क्या नाम था? रिहला। ये इसका यात्रा वृत्तांत था। इसी के अंदर से बहुत सारी चीज़ें इस भारत के समाज के बारे में बताई है। इसके अलावा जो जिन-जिन जगहों पे यात्रा करने गया, उन सभी जगहों के बारे में इसने इस बुक के अंदर
बताया है। इसकी लैंग्वेज क्या ये पूछ लिया जाता है तो इसकी लैंग्वेज है हमारी अरबी भाषा में, ठीक है? इसने अरबी भाषा में अपनी किताब जो है वो लिखी है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मानता यही था कि भाई वास्तविक ज्ञान जो है पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अपने खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू अपना ज्ञान जो अपनी नॉलेज है वो गेन कर पाते हैं। अब ये भारत आगमन कैसे होता है, कब होता है इसका, तो देखो सन 1333 में क्या होता है, वो मध्य एशिया के रास्ते के थ्रू क्या होता है, सिंधु पहुंचता है, ठीक है? स्थल मार्ग के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है हमारा, सिंधु पहुंचता है, ठीक है? अब भाई उसने दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस समय में, मोहम्मद बिन तुगलक। ये एमसीक्यू में जरूर पूछा जाएगा कि दिल्ली के सुल्तान कौन से 1333 के आसपास। तो 1333 के आसपास में दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसने ये सुन रखा था कि जो हमारे दिल्ली के सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक जी, ये जो है कला के, आर्ट के, इनको काफी प्रमोट करते हैं, इन सारी चीजों को, कला के काफी प्रशंसक हैं। तो इस कारण से क्या होता है, वो दिल्ली आता है तुगलक जी से मिलने, ठीक है, राजा से मिलने। अब भाई जब तुगलक को जानकारी मिलती है कि भाई हमारा जो इब्न बतूता, हमारी इतनी सारी इसने यात्राएं कर रखी है, इतने सारे देशों में घुमा है, अलग देशों से जाके उसने नॉलेज गेन करी है, अलग-अलग देशों में जाके उसने यात्राएँ करी हैं। तो उसकी इस विद्वता से क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उसे दिल्ली का एक न्यायाधीश नियुक्त जो है वो कर देते हैं, ठीक है? और कई वर्षों तक वो इस पद पर बना रहता है। तो देखो कुछ समय बाद क्या होता है ना, भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है एक तरीके से, ये समझ लो। सुल्तान जो हमारे तुगलक जी हैं, तुगलक के बीच में और इब्न बतूता के बीच में एक मतभेद हो जाता है और जो हमारा यात्री है इब्न बतूता, वो सुल्तान के साथ अपना विश्वास जो है वो खो देता है। भाई हमारा जो राजा है, इसे ना इब्न बतूता के पास शक हो जाता है कि भाई ये कुछ धोखा दे रहा है मुझे, या कुछ गलत कर रहा है। इस कारण से क्या होता है, हमारा राजा जो होता है इसे कैद कर लेता है और कालकोठरी के अंदर डाल देता है। फिर कुछ समय बाद भाई से राजा को समझ में आता है कि नहीं भाई मैंने गलत करा, वो बंदा ऐसा नहीं था, खराब नहीं था, सही था। जो गलतफ़हमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन सभी चीज़ों को ये लोग आपस में दूर कर लेते हैं और उसे दोबारा से भाई वो आज़ाद कर देता है, छोड़ देता है। फिर क्या होता है भाई, फिर जो हमारा इब्न बतूता भाई, जैसे कि राजा को पता ही था भाई इसने इतनी सारी देशों की यात्रा कर रखी है। फिर राजा क्या करता है, हमारा जो तुगलक है, वो क्या करता है, इब्न बतूता को भाई चीन में भेजता है। चीन में क्यों भेजता है? दूत बनाकर वहाँ के राजा के साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए इब्न बतूता को चीन में वो लोग भेज देता है। ठीक है? इस तरीके से वो बंदा चीन भी चला जाता है और चीन की यात्रा भी कर लेता है। इसके अलावा यात्रा की कठिनाई, जैसे कि मैंने इमेज लगा रखी है कि नाव है ये और इसमें बहुत सारे यात्री लोग हैं जो नाव चला रहे हैं, ठीक है? तो यात्रा की बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। जैसे यात्राओं के दौरान कई बार लूटपाट का शिकार हो जाना। फिर भी उसने यात्रा करना नहीं छोड़ी और उसकी ज़िद्दी प्रवृत्ति को दर्शाता है। भाई कैसे? भाई जो हमारा इब्न बतूता है, भाई इसे पता है कि मेरी जान जोखिम में है, मैं मर सकता हूँ, मेरे को लूटा जा रहा है। उसके बावजूद ये बंदा भाई यात्रा करना छोड़ नहीं रहा, इतना मतलब इसे यात्रा करने से प्रेम था, इतना प्यार था भाई पूछो ही मत, ठीक है? इसी कारण से इसे सिद्दी यात्री भी कहा जाता था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है भाई? ये हमने इब्न बतूता को एक हकीला यात्री और भारत में उसका आगमन कैसे था, ये सब हमने समझ लिया। अब इब्न बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन, इस चीज़ को हम समझेंगे अपने इस टॉपिक में। देखो जो हमारा इब्न बतूता था ना, उसने भारत के शहरों को अवसरों से भरपूर पाया। अब अवसरों से भरपूर पाया इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यहाँ पे भाई कोई भी बंदा है, जो बंदा स्किल्ड है, जिसके पास एक कला है, एक स्किल है और जो काम करना चाहता है, उस बंदे को यहाँ पे काम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? इब्न बतूता का ये मानना था कि अगर आपके पास कौशल है, आपके पास स्किल है और आपकी काम करने की इच्छा है, तो आप भारत में आओ, भारत में आपको आसानी से काम जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या व वातावरण, देखो उसने शहरों को अत्यधिक आबादी वाला पाया कि मतलब जो शहरों में मेनली जनसंख्या कहाँ पे रहा करती थी? शहरों के अंदर रहा करती थी और यहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ हुआ करती थी। अब सड़कें व बाज़ार, अब देखो इब्न बतूता ने लिखा कि सड़कों में चमक-दमक थी और बाज़ार बहुत ही रंग-बिरंगे व आकर्षक हुआ करते थे। वहाँ अलग-अलग प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हुआ करती थी। भाई अब नॉर्मल सी बात है भाई, बाज़ारों के अंदर वस्तु ही तो उपलब्ध हुआ करेंगी और अलग-अलग तरह की वस्तु भी हो सकती है। अब दिल्ली और दौलताबाद, देखो उसने दिल्ली को एक बड़ा नगर बताया और कहा कि देखो दिल्ली तो हमारा बड़ा नगर है ही, पर इसके साथ-साथ जो हमारा दौलताबाद है, वो भी दिल्ली को पूरी टक्कर दिया करता था। आकार के मुकाबले में भी और महत्व के मुकाबले में भी, किसका भी इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं था। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दौलताबाद ये कौन-सी जगह है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दौलताबाद जो है आज के समय में हमारा गुजरात है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दौलताबाद ये कौन-सी जगह है, तो आज के समय जो हमारा महाराष्ट्र है ना, ये हमारा दौलताबाद है, ठीक है भाई? अब धार्मिक स्थल, कई बाज़ार, देखो कई बाज़ारों के आस-पास में मंदिर भी देखने को मिल जाता था, उसके साथ-साथ मस्जिद भी हुआ करते थे। जैसे कि आज के समय में होता है ना, यहीं पे मंदिर बना पड़ा है और इसके बगल में हमारा मस्जिद भी बना पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें आज के समय से नहीं, पहले के समय में हमें चीज़ें देखने को मिल जाती थी। अब वस्त्र संबंधी उल्लेख, देखो इब्न बतूता ने लिखा कि मलमल का कपड़ा, जो हमारा मलमल का कपड़ा हुआ करता था ना, काफ़ी महँगा हुआ करता था और ये जो अब भाई देखो ज़ाहिर-सी बात है, अगर महँगा है, तो हर कोई व्यक्ति थोड़ी पहन पाएगा इसे अब। तो जो लोग अमीर हुआ करते थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, वही लोग मलमल के कपड़े को
पहन पाया करते थे, जैसे कि मैंने अपनी इमेज में इसकी लगा रखी है, ठीक है भाई। अब नारियल तथा पान, अब इब्न बतूता क्या, अब ये समझो कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है, जिंदगी में पहली बार देखोगे, तो जाहिर सी बात है आप तो शॉक हो ही जाओगे ना, जानने की कोशिश करोगे कि भाई ये क्या है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, क्या चीज है, इस चीज को जानने की कोशिश करोगे। अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखोगे, तो बस इसी तरीके से इब्न बतूता के साथ होता है, जब वो पहली बार नारियल को देखता है और पान के पत्तों को देखता है। तो देखो, बतूता ने नारियल को एक अद्भुत और अनोखा वृक्ष माना। जो नारियल था ना, इसके पेड़ को उसने एक बहुत ही अनोखा वृक्ष माना था। क्यों? क्योंकि उसने भाई अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा पेड़ जो है वो कभी भी नहीं देखा था। जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आता है, तभी वो ऐसे पेड़ को देखता है। वो इसके फलों से और रेशों से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वो ये बताता है कि जो नारियल के रेशे हुआ करते थे, जो इसके ऊपर के बाल बाल से हुआ करते हैं ना, इससे लोग क्या बनाया करते थे, रस्सियां बनाया करते थे। और बाकी जो हमारा नारियल हुआ करता था, इसे तो लोग खाते ही खाते हैं, इसके अंदर पानी भी निकलता है। तो इन सारी चीजों को देखकर भाई वो काफी प्रभावित होता है। वो देखता है कि भाई ये क्या चीज है, और अलग ही तरीके की चीज है, जिसे उसने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था। अब ऐसी पान का वृक्ष, अब वो जब भाई पहली बार पान का वृक्ष देखता है, तो उसने इसे अंगूर की लता की तरह बताया कि जिस तरीके से अंगूर की लता होती है ना, उसी तरीके से पान के वृक्ष की लता भी हुआ करती है। पर बस इसमें फर्क क्या था, इसके अंदर फल नहीं आते, अंगूर की लता में तो मतलब अंगूर आते हैं। लोग इसे केवल पत्तों के लिए उगाया करते थे। भाई पान के पत्ते ही तो उगाया करते हैं। पान के पत्तों का क्या काम होता है, आज के समय में जैसे पूजा पाठ के काम भी आ जाते हैं, वरना उस समय के लोग जो मेनली पान को, पान के ऊपर कत्ता वत्ता लगा के एक तरीके से पूरा पान बनाया करते थे, और उस पान को खाया करते थे। और आज भी लोग, बहुत सारे लोग खाते हैं, जैसे हमने गाना सुना होगा, वो खाई के पान बनारस वाला, इस तरह की चीजें हुआ करती थी, है ना, इस तरीके से पान को खाया करते थे। तो इन सारी चीज़ों को उसने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम जब वो देखता है, तो वो एक शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, और ये सारी अलग-अलग तरीके की क्या-क्या चीज़ है ना? फिर इन सारी चीज़ों को वर्णन किसमें करता है? अपनी किताब के अंदर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचार की अनूठी प्रणाली, मतलब अपना वो मैसेज-वैसेज इस समय में लोग कैसे भेजा करते थे, किस तरीके से अपने विचारों को जल्दी से जल्दी दूसरे को भी पहुँचाया करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें इब्न बतूता जी ने बताया है। जैसे मान लो आज के समय में क्या होता है, मुझे कोई मैसेज भेजना है, मान लो मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और मुझे कोई मैसेज भेजना है अपने दोस्त को जो कि रहता है महाराष्ट्र में, तो मैं कैसे भेजूंगा? तो उसके बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसे कॉल करके कह सकता हूँ कुछ बात को जो मेरे को कहनी है। मैं इसे व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया के जो ऐप है, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू मैसेज करके कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसे लेटर लिख के भेज सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, तो बहुत सारी चीजों के थ्रू मैसेज अपने भेज सकता हूँ। पर ऐसी चीजें भाई उस समय में थोड़ी हुआ करती थी। तो यहाँ के लोग कैसे मैसेजों को भेजा करते थे जल्दी से जल्दी, उन सारी चीजों को हम समझते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जो तरीका था, वो था हमारा अश्व डाक व्यवस्था, जिसे हम कहा करते थे उलूक। ठीक है भाई, इस शब्द को याद रखना। उलूक मतलब अश्व डाक व्यवस्था, मतलब घोड़ों के थ्रू जो मैसेज भेजे जाते थे, उसे हम कहा करते थे अश्व डाक व्यवस्था। तो भारत के जो डाक प्रणाली का पहला रूप था ना, वो हमारा अश्व डाक व्यवस्था ही था। ठीक है, तो घोड़ों के थ्रू पहले सबसे पहली बार मैसेज भेजना स्टार्ट यहाँ पे हुए थे, और इसे क्या कहा जाता था, उलूक कहा जाता था। ठीक है, ये पूरी तरह से राज्य के घोड़ों पर निर्भर या डिपेंड रहा करते थे, मतलब इसमें घोड़ों का ही इस्तेमाल मेनली हुआ करता था। इसमें क्या होता था, लगभग हर 5 मील पे, मतलब मान लो पहला घोड़ा यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे पहला घोड़ा स्थापित कर दिया गया, फिर अगला घोड़ा हर 5 मील पे दूसरी जगह पे यहाँ पे, फिर तीसरी जगह पे यहाँ पे, फिर चौथी जगह पे यहाँ पे। अब वह क्या करता था, इसको कोई मैसेज दिया गया, अब ये बंदा क्या करेगा भाई, घोड़े के थ्रू दौड़-दौड़ के जाएगा, दौड़-दौड़ के जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर इस वाला ये वाला जो व्यक्ति होगा, इस घोड़े से मैसेज ले लेगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर इस तरीके से इसे मैसेज पास करेगा, इस तरीके से इसे मैसेज पास करेगा। फिर इस तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन होगा, जो फाइनल जहाँ पे मैसेज पहुँचाना है, वहाँ पे इस तरीके से मैसेज जो हमारा पहुँच जाएगा। अब इससे क्या हुआ करता है ना, घोड़े की तरह जब मैसेज भेजा रहे हैं, तो इससे जो मैसेज जो भेजना है, जो संदेश भेजना है, काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जल्दी पहुँच जाया करता था। ठीक है भाई? ये तो हमारा घोड़ों के थ्रू हुआ करता था। अब नेक्स्ट जो व्यवस्था हुआ करती थी, वो थी हमारी पैदल डाक व्यवस्था, जिसे क्या कहा जाता था, दावा। ठीक है, दावा का मतलब पैदल डाक व्यवस्था। इसमें क्या हुआ करता था, प्रति मील पर 3 आवा स्थान हुआ करते थे। आवा स्थान वहाँ पे जहाँ पे मतलब जो संदेश वाहक है वो बैठा करते थे, मतलब रहा करते। मान लो एक आवा स्थान यहाँ पर, एक आवा स्थान यहाँ पर, और एक आवा स्थान यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से हुआ करता था। हर मील के अंदर, 1 मील के अंदर 3 आवा स्थान हुआ करते थे। हर आवा स्थान पर मंडप बने रहते थे, और लोग उसके अंदर हमेशा तैयार बैठे रहा करते थे। अब कौन बैठा है इसमें, एक संदेश वाहक बैठा है। उस संदेश वाहक के पास क्या है, एक घंटियों वाली छड़ी हुआ करती थी। अब ये घंटियों वाली छड़ी क्यों हुआ करती थी, इसमें देखो हुआ क्या करता था, मान लो मैं इसके अंदर बैठा हूँ, ठीक है, अब मेरे हाथ में छड़ी है जिसमें घंटियां बनी पड़ी हैं। पीछे से कोई व्यक्ति आया, मुझे बताएगा कि ये संदेश मुझे आगे पहुंचाना है, इस जगह पे पहुंचाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस मैसेज को अपने हाथ में लेकर, इस संदेश को अपने हाथ में लेकर, उस जो हमारी छड़ी है उसके साथ भागूंगा। अब वो जब मैं छड़ी के साथ भागूंगा, उसमें घंटियां बजी पड़ी हैं, तो वो शोर करेगी, आवाज करेगी। ठीक है, उस आवाज के थ्रू क्या होगा, जो आगे वाला बंदा होगा उसे आवाज सुनाई दे देगी पहले ही कि हाँ भाई कोई भाग कर आ रहा है, कोई संदेश लेकर आ रहा है, तो मैं रेडी रहूंगा। अभी अगला जो बंदा होगा, ये भी तैयार हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा। अभी अपने हाथ में छड़ी पकड़ कर खड़ा रहेगा। जैसे ही व्यक्ति आएगा, इसको संदेश दे देगा,
फिर ये जो व्यक्ति है अब ये छड़ी को लेकर भगेगा और ये सर इस तरीके से पास कर देगा इस वाले व्यक्ति को। फिर इस तरीके से ये जो व्यक्ति है ये फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे संदेश पहुंचाना है वहां पे संदेश को पहुंचा देगा। जिस तरीके से आप आज के समय में डाक कावड़ देखते हो ना, आपने आप लोगों ने कावड़ देखी होगी, तो उसमें डाक कावड़ होती है। डाक कावड़ में क्या होता है, एक व्यक्ति भगता है भगता है भगता है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को जल दे देता है, फिर वो दूसरा व्यक्ति भगता है, फिर तीसरे व्यक्ति को जल देता है। इस तरीके से भग भग कर जल को पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से इसमें भी हुआ करता था। इसमें बस डिफरेंस ये था कि इसमें ये लोग छड़ी को लेकर भागा करते थे, जिसमें घंटियां भी बंधी रहती थी। और घंटियां क्यों बंधी रहती थी, जिससे लोगों को पता लग जाए कि हाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, संदेश लेकर आ रहा है, इस तरीके से पता लग जाए। ठीक है, मैंने आपको ये सब तो बता ही दिया किस तरीके से डाक व्यवस्था काम किया करती थी। ठीक है, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। और देखो हमारी जो पहला डाक व्यवस्था है ना, ये अश्व डाक व्यवस्था से काफी तेज मानी जाती थी। ठीक है, इसका प्रयोग अक्सर खुरासान से आने वाले फलों को भारत तक शील लाने में किया जाता था। व्यापार को बढ़ावा देने हेतु राज्य ने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए थे। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर इन्होंने सराय बसाए रखे थे, विश्राम गृह बसा रखे थे। देखो सराय क्या होते हैं, सराय वो जगह होती है जहाँ पे लोगों को ठहरने के लिए, जैसे आज के समय में होटल वोटल हुआ करते हैं ना, तो उस प्राचीन समय में ऐसी इसी तरीके से सराय हुआ करती थी जहाँ पे लोग ठहरा करते थे, आराम किया करते थे। देखो जहाँ सिंध से दिल्ली पहुंचने 50 दिन लगा करते थे। अगर मान लो मुझे सिंध से दिल्ली पहुंचना है तो मुझे कितने दिन लग रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं। वहीं गुप्तचरों की खबरें डाक प्रणाली के द्वारा केवल 5 दिन में सुल्तान तक पहुंच जाती थी। जैसे कि नॉर्मल की बंदा अगर सिंध से दिल्ली आ रहा है तो उसे कितने दिन लग रहे हैं, 50 दिन लग रहे हैं। पर अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है तो अगर मैं डाक प्रणाली का यूज करूंगा, कोई सी अश्व वाली का या फिर पैदल वाली का, तो मुझे सिर्फ कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे अपने मैसेज को पहुंचाने में। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारा दास प्रथा का वर्णन, इब्न बतूता। देखो इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या बताया, इस चीज को समझेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। देखो आपको दासों के बारे में तो पता है कि दास कौन होते हैं, गुलाम नौकर जो होते हैं। जैसे आज के समय में बहुत से लोग होते हैं नौकर रख लेते हैं, बस इसमें फर्क क्या है कि आज के समय में जो नौकर रखे जाते हैं उन्हें पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, पर पहले के समय में जो दास हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, उन्हें कोई पैसे वैसे नहीं दिए जाते थे। एक ही बार खरीदा और जिंदगी भर के लिए उनकी गुलामी करेगा अपने मालिक की। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती थी। अब दासों के व्यापार के बारे में, अब दासों के व्यापार के बारे में हमारा इब्न बतूता क्या बताता है, वो बताता है कि दासों की खरीद बिक्री ना यहाँ पर हुआ करती और यहाँ पे एकदम नॉर्मल बात थी, आम बात थी। जैसे कि मान लो कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, एकदम सामान्य वस्तु की तरह यहाँ पे दासों को बेचा और खरीदा जाता था। इसके अलावा भाई दासों को किसी को भेंट देने के रूप में भी दिया जाता था, किसी को उपहार देने के रूप में भी, दासों को गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था। कैसे, मान लो यहाँ पे भाई एक बाजार लगा पड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे दासों को बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे जो इनका इन दासों का मालिक है वो कीमतें लगाएगा, बोली लगाएगा कि इस दास के इतने पैसे, इस दास के इतने पैसे। और कोई जहाँ पे जो लोग खड़े होंगे वो उसमें से किसी भी दास को खरीद सकते थे। इस तरीके से दासों को यहाँ पे बेचा जाता था, खरीदा जाता था। इसके साथ साथ इसके अलावा भाई जैसे आज के समय में अगर मुझे किसी को गिफ्ट देना होगा तो भाई मैं उसे पैसे दे सकता हूँ, कोई सामान दे सकता हूँ, कोई वस्तु दे सकता हूँ। इस तरीके से जो प्राचीन समय के लोग थे, जो पुराने समय के लोग थे, वो दास लोगों को, गुलाम लोगों को उपहार के रूप में अपने सगे संबंधियों को, अपने राजा महाराजा को दिया करते थे। ठीक है भाई, अब सिंध में अनुभव देखो, जब इब्न बतूता सिंध में पहुंचता है ना तो उसने वहां से भाई बहुत सारे घोड़े खरीदे और उसके अलावा बहुत सारे उसने दास भी खरीदे थे। ये जो दास थे और जो घोड़े थे, ये इसने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक को भेंट के रूप में दिए थे ताकि वो उसे खुश कर सके। तो इसी समय ये पता लगता है कि उस समय में दासों को कीमती समझा जाता होगा या कीमती संपत्ति या उपहार के रूप में देखा जाता होगा। क्यों भाई, क्योंकि तभी तो भाई वो राजा को दास गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि दास का इंपॉर्टेंस भी हुआ करता होगा उस समय, तभी तो दासों को गिफ्ट किया जा रहा है ना भाई। अब दासों का उपयोग क्या था भाई, जो दास लोग हैं ये काम क्या किया करते थे, इनका काम था क्या एक्चुअल में। तो देखो दासों को सामान्य घरेलू कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। नॉर्मल जो घर की डेली लाइफ में जो काम हुआ करते थे, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, इन सारी चीजों के लिए दासों का यूज किया जाता था। इसके अलावा भोजन बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, या फिर जो छोटे मोटे और भी काम हुआ करते थे उन सारी चीजों के लिए दासों का यूज जो किया जाता था। इसके अलावा दास जो है वो पाल के उठाने का काम किया करते थे। जैसे आपने देखा होगा ना, जो अमीर लोग हुआ करते हैं, आज के समय तो गाड़ियां हैं, कार है, कार के अंदर बैठते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर उस समय कार वार थोड़ी हुआ करती थी। तो भाई अगर नॉर्मली किसी को इस जगह से इस जगह पर जाना है, वो अमीर व्यक्ति है, तो भाई वो पालकी उठवा सकता है। पालकी के अंदर लोग बैठ जाया करते थे और उन पालकियों को कौन उठाया करता था, तो दास लोग हैं वो उठा उठा के चला करते थे, है ना। इसके अलावा दासियों की क्या भूमिका हुआ करती थी, मतलब इब्न बतूता ने उल्लेख किया है कि दासियों का काम केवल घरेलू सेवा तक ही सीमित नहीं हुआ करता। ये नहीं कि जो दासियां लोग हैं किसी घर का काम कर रही हैं बस और कुछ नहीं कर रही है, नहीं, उन्हें अमीर और उच्च वर्ग के लोगों पर नजर रखने के लिए भी नियुक्त किया जाता था। जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो क्या किया करते थे कि भाई उन्हें लगता था कि ये जो अमीर व्यक्ति, जो ये जो लोग हैं, हो सकता है मेरे प्रति गद्दारी करते, मेरे प्रति वफादार ना रहे, तो उनकी जासूसी करवाने के लिए भी जो राजा लोग हुआ करते थे वो दासों को नियुक्त किया करते थे, रखा करते थे। इसके साथ ही दासियां जो है वो संगीत भी बजाया करती थी, गीत गाया करती थी और अपने मालिकों का मनोरंजन किया करती थी। ठीक है भाई, ये था हमारा दास प्रथा का वर्णन। तो देखो भाई, अब तक हमने अलबरूनी को समझ लिया है, इब्न बतूता को समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो हमारा नेक्स्ट यात्री है, वो कौन है हमारा,
फ्रांसवा बर्नियर। अब फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम समझेंगे, तो सबसे पहले फ्रांसवा बर्नियर का जो परिचय है वो समझ लेते हैं। तो देखो, जो हमारा बर्नियर है ना, ये हमारा फ्रांस से आया था, फ्रांस का एक निवासी था। इसके साथ साथ एक चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर था, एक राजनीतिक था, एक दार्शनिक था और एक इतिहासकार था। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था ये तो भाई। ठीक है, मतलब ये भी बहुत ही पढ़ा लिखा था। अब तक हमने जितने भी बाकी के भी जो 2 यात्री देखे वो सारे ही पढ़े लिखे थे, तो उसमें से ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा और एक एजुकेटेड बंदा हुआ करता था। तो देखो भाई, ये अवसरों की तलाश के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए भारत के अंदर आया था। कब आया था? मुगल साम्राज्य के समय में आया था। ये हमारा 1656 से लेके 1668 तक भारत के अंदर ही 12 वर्ष तक भारत के अंदर ही रहता है। ठीक है, 1656 में आया था, 1656 से लेके 1668 तक ये भारत के अंदर ही रहा। ये पहले भाई दारा शिकोह के निजी चिकित्सक बना रहा। तो ये दारा शिकोह था ना, वो हमारा शाहजहाँ का बेटा था। ठीक है, तो दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? हमारा फ्रांसवा बर्नियर। इसके अलावा भाई ये मुगल दरबार के जो एक वैज्ञानिक थे, हमारे अमीर दानिशमंद खान, उनके साथ भी भाई वैज्ञानिक के रूप में, बुद्धिजीवी के रूप में भी जुड़ा रहा था। ठीक है भाई, इसके परिचय के रूप में बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ से आया था, कब आया था, और ये चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। इसी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें है। तो इसके अलावा पूर्व और पश्चिम की तुलना, ये जो बंदा था ना हमारा, ये काफी चीजों का कंपेरिजन करता था आपस में। ठीक है, देखो जो हमारा बर्नियर था, इसने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। मतलब भारत के अंदर जितनी भी जगह मोस्टली जगहों पे ये घूमा और अपने एक्सपीरियंस को, जो जो उसने एक्सपीरियंस लिया, जो जो अनुभव वहां पे उसने फील किया, उन सारी चीजों को उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा। इसके साथ साथ जो हमारा यूरोप है, इसकी तुलना वो भारत से करने लगा था कि भारत ज्यादा अच्छा है या यूरोप ज्यादा अच्छा है। जैसे हम करते हैं नॉर्मली कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ या फिर मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा है पढ़ाई में, कौन अच्छा है, इस तरीके से हम कंपेरिजन कर लेते हैं। इसी तरीके से ये भी बंदा भाई यूरोप की तुलना करता था भारत के साथ। ठीक है, अरे भारत को थोड़ा खराब बताता था कि भारत इतना अच्छा नहीं, भारत की जगह यहाँ पे अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही खराब जगह बताता था भारत को। तो बर्नियर ने मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप की और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। मतलब उसने भाई, जाहिर सी बात है, उसने यूरोप की तुलना की भारत के साथ, और यूरोप को ही अच्छा बताएगा भाई, उधर की तरफ का तो ये बंदा है ही, भारत को तो खराब पता नहीं था इसे, है ना। तो उसने भारत को खराब बताया और यूरोप को श्रेष्ठ बताया। उसने भारत में अनुभव की गई भिन्नताओं को इसी तरह व्यवस्थित किया कि तुलना में भारत पश्चिम दुनिया की नजर में पिछड़ा और हीन प्रतीत होता। मतलब इस तरीके से उसने भारत को दिखाने की कोशिश करी कि भारत कहीं ना कहीं यूरोप से काफी कमजोर है या और यूरोप से काफी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से उसने दिखाने की कोशिश जो वो की थी। अब बर्नियर का लेखन देखो, उसकी जो प्रमुख रचना है वो फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित थी। उसके कार्य को 1670 से लेकर 71 में फ्रांस से प्रकाशित जो है वो किया गया था। अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन उपलब्ध जो है वो हो गया था। भाई 1670 से लेकर 1725 में भाई इसका फ्रांसीसी में दोबारा से भाई नए-नए इसके एडिशन आए। 1684 में इसका अंग्रेजी में 3 बार दोबारा से एडिशन आई। ये जो है ना, ये अरबी और जो फारसी भाषा में जो हमें वृत्तांत मिले, उनसे काफ़ी अलग था। ठीक है? और 1800 पहले ऐसी चीज़ें प्रकाशित भी नहीं हुआ करती थी। अब भारत का आकलन, तो उसने भारत को सीधी-सी बात है भाई यूरोप से काफ़ी कमज़ोर बताया। देखो, ये बनिया मानो एक तरीके से मानो भारत से चिढ़ता-सा था। ठीक है? ये भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है, भारत की स्थिति को काफ़ी खराब बताने की कोशिश ये करता है। देखो, हो सकता है भाई सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो। पूरी तरीके से इसकी बात को 100% तो सच इसकी बात को नहीं माना जा सकता है। ठीक है? फिर वो इसके जो वृत्तांत है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो हुए थे। बर्नियर की पुस्तक को, उसकी कृति, उसकी जो बुक है उसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। उसकी बुक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसकी बुक का नाम ये है। ठीक है? ये पूछा जाता है। और इस बुक के अंदर उसने जो भारत की स्थिति को बताया, ये इस चीज के लिए ही फेमस है मेनली, क्योंकि इसने भाई कंपैरिजन करा, तुलना करा, यूरोप के साथ करा। तो यूरोप की तुलना के साथ उसने भारत की स्थिति की किस तरीके से खराब बताया, इसी चीज के लिए ये बुक जो मेनली फेमस हुआ करती है। बर्निया ने मुगल इतिहास को वैश्विक संदर्भ में रखने की प्रयास किया। देखो, वो बार बार भाई जाहिर सी बात है एक ही चीज को रखता रहता था कि भारत और यूरोप के बीच में कंपेरिजन करता, और हर बार यूरोप को ही ज्यादा श्रेष्ठ बताता। भारत को उसने यूरोप के प्रतिलोम या विपरीत के रूप में चित्रित किया। मतलब यूरोप जितना अच्छा है उतना ही खराब भारत है। ये चीज उसने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्नियर और भूस्वामित्व का प्रश्न। देखो, भूस्वामित्व का मतलब होता है भूमि का मालिक कौन है, भूमि का स्वामी जो है वो कौन है। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में पहली भिन्नता क्या थी? देखो, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में भारत में आया था, वो भारत और यूरोप के बीच की जब तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, तो उसके अनुसार वो ये चीज बताता है कि भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। मतलब भूमि का जो मालिक है वो व्यक्ति नहीं है जिसपे खेती वेती कर रहा है, बल्कि उसका मालिक कौन है? राज्य है, सरकार है या फिर राजा है। ठीक है, वो उस भूमि का मालिक है। उस राज्य ने उन लोगों को भूमि दे रखी है और वो उस पे खेती किया करते हैं। और जबकि यूरोप में क्या हुआ करता था? यूरोप के अंदर भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? जो बंदा उस पे खेती कर रहा है, जो बंदा उस पे काम कर रहा है, वो उसी की भूमि है। मतलब पर्सनली लोगों की भूमि हुआ करती थी। पर भारत के अंदर ऐसा नहीं था। भारत के अंदर भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? राज्य हुआ करता था।
ये चीज उसने बताई है। और वो मानता था कि निजी स्वामित्व ही भूमि की देखभाल और उत्पादन वृद्धि और समाज के विकास के लिए जरूरी है। मतलब अगर व्यक्ति भूमि का खुद मालिक होगा तो वो उसकी ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएगा, उसमें अच्छे से उत्पादन की वृद्धि कर पाएगा और ये समाज के विकास के लिए भी काफी जरूरी है। पर जो राज्य भूमि पर कंट्रोल करता है, राज्य भूमि का मालिक हो जाता है, वो समाज के लिए भी हानिकारक है, राज्य के लिए भी हानिकारक है और प्रजा सबके लिए ये चीज हानिकारक है, मतलब खराब है, ये नहीं होना चाहिए। अब मुगल साम्राज्य में भूमि पर राज्य की स्वामित्व और बर्नियर का मत, देखो सम्राट की सारी भूमि का स्वामी होगा और भूमि को वह अपने अमीरों के बीच बांटता था। मतलब यहाँ पे सीधा सही कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये सारी भूमि है, पूरा राज्य है, ठीक है, इस राज्य में जितनी भी भूमि है इसका मालिक कौन है? इसका मालिक हमारा राजा है, ठीक है, राजा। और उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को ये भूमि को बांट रखा है। तो देखो राजा ने जिन लोगों को भूमि दी है वो लोग भूमि के मालिक हो गए। अब उन लोगों ने भाई और लोगों को भूमि दे दी। अब वो लोग खेती वेती तो कर रहे हैं, काम हम चला रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी फसल वसल उगा लेते हैं और सब अपना काम हम चला लेते हैं। पर वो कहीं ना कहीं उस भूमि के मालिक तो नहीं है, ठीक है, मतलब वो किसी जमीन के तो मालिक नहीं हुए। तो इससे क्या होता था, वो जो किसान है जो उस भूमि पे खेती किया करता था, जो काम किया करता था, वो भूमि को अपने बच्चों को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसका मालिक है ही नहीं। वो भूमि है किसकी है एक्चुअल में? भूमि तो राजा की है। इसलिए जो किसान विसान हुआ करते थे ना, वो ज्यादा काम वाम नहीं किया करते, बस जितनी उनको जरूरत है उतनी खेती वेती वो लोग किया करते थे। इस कारण से क्या हुआ, एक जागरूक और एक जिम्मेदार बेहतर उदारक वर्ग जैसे कि यूरोप में हुआ करता था, वो नहीं उभर पाया। कृषि का विनाश होता चला गया, किसान जो है वो खेती करना कम करते चले गए, समाज का जीवन स्तर वो धीरे धीरे सब ये सब गिरता चला गया। अब भारतीय समाज का चित्रण, अब भारतीय समाज के बारे में हमारा जो बर्नियर है वो क्या चीज बताता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो फ्रांस और बर्नियर ने भारतीय समाज का वर्णन करते हुए ये कहा है, ये चीज बताने की कोशिश करी है कि जनता, मतलब जो हमारे समाज है ना, मेनली जो है ना, वो गरीब लोग रहा करते हैं। मतलब जो भूखमरे लोग हैं, गरीब लोग हैं ना, वो लोग इस समाज के अंदर रहा करते थे और इनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेनली वर्ग था, जो बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसमें जो विशाल बहुसंख्यक वर्ग था, मतलब एक होता है बहुसंख्यक वर्ग, एक होता है अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वो होता है जिनकी संख्या कम होती है, बहुसंख्यक वो होता है जिनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन थे? मोमडन लोग। और बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू लोग। तो यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे जो विशाल बहुसंख्यक वर्ग है वो कुछ उन लोगों के अधीन में है जो संख्या में कम हुआ करते थे लेकिन अत्यधिक संपन्न हुआ करते थे और प्रभावशाली हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में जो इंडिया पे रूल क्या करता था, वो कौन क्या करता था? इस्लाम के लोग क्या करते थे, मोमडन लोग क्या करते थे। जैसे कि मैं मुगल सत्ता देखने को मिलती है, सारे मुगल लोग थी, हम पे शासन क्या करते थे हिंदुओं पे भी, है ना। तो यही चीज वो बताता है। उसके अनुसार भारत का समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था जो बहुत अमीर था और बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है। दूसरा वर्ग था अत्यधिक गरीब था और उनकी स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। बर्निया ने ये भी बताने की कोशिश करी है कि भारत के समाज में मध्यम वर्ग का अभाव था। मतलब कोई मध्यम वर्ग जैसी कोई चीज नहीं थी, या तो बहुत अमीर है, बहुत ही शक्तिशाली है, या तो बहुत ही गरीब है और बहुत ही कमजोर है, ठीक है। इस तरीके के वर्ग हुआ करते थे यहाँ पे। अब मुगल दृष्टिकोण और वास्तविकता, यहाँ पे बर्निया सही से नहीं लिखा, सॉरी इसके लिए। तो बर्निया ने मुगल साम्राज्य को ऐसा साम्राज्य बताने की कोशिश करी है, ऐसे साम्राज्य के रूप में चित्रित करने की कोशिश करी है कि जहाँ का जो राजा है वो भिखारियों का राजा हुआ करता था। मतलब सारे लोग भिखारी हैं, सारे लोग गरीब हैं और इनका एक राजा है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। अब बुरे लोगों का वो शासक है। उसने लिखा कि यहाँ के नगर और कस्बे उजड़े हुए हैं तथा दूषित हैं। यहाँ पे वायु से उजड़े हुए हैं तथा दूषित और वायु से ग्रसित है। मतलब यहाँ की हवा खराब है, यहाँ की जो नगर एकदम खराब है, रहने मतलब रहने योग्य नहीं है। मतलब इतनी बेइज्जती करने की कोशिश करता है भाई ये बनने, समझ रहे हो ना। अब खेत खलियान झाड़ियों और खतरनाक दलदल से ढके हुए हैं। इसके पीछे उसने मुख्य कारण राज्य द्वारा भूमि का स्वामित्व बताया। आश्चर्य की बात यह है ना कि मुगल प्रशासन के किसी भी आधुनिक दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं मिलता, हमें देखने को ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती है कि राज्य ही भूमि का मालिक हुआ करता था। मतलब मैंने आपको ये चीज बताई दी थी स्टार्टिंग में कि इन यात्रियों द्वारा जो भी हमें वृत्तांत मिले हैं, उन्हें हम 100% सच नहीं मान सकते, ठीक है। पूरी तरीके से उन्हें सही चीज नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वर्नियर तो ये बता रहा है कि राजा भूमि का मालिक है, पर हमें जो आधिकारिक दस्तावेज मिले मुगल कालीन, उन दस्तावेजों में तो भाई हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती ही नहीं है। तो फिर या तो बर्नियर झूठ बोल रहा है या फिर मुगल कालीन जो दस्तावेज है वो झूठ बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्नियर का मुगल नगरों के प्रति दृष्टिकोण। देखो जो मुगलों के समय में भाई नगर हुआ करते थे, उनके प्रति बर्नियर का क्या दृष्टिकोण था, क्या मानता था इन सारी चीजों को, वो चीजें समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा शिविर नगर। अब आपसे कोई पूछे कि शिविर नगर क्या हुआ करते हैं, तो बर्नियर ने यह बताया कि मुगल कालीन के जो नगर थे उन्हें हम शिविर नगर कहा करते थे। और उनका मानना था कि ये जो शिविर नगर है ये शाही दरबार के ठहरने पर ही बसते थे। मान लो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे क्या है, शाही दरबार बैठा है, यहाँ पे राजा वाजा, यहाँ पे उसके मंत्री सारे यहाँ पर आके बैठे हैं, तो यहाँ पर वो शिविर नगर बस जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ से शाही दरबार चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, उसी तरीके से जो शिविर नगर है ये भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी तरीके के नगर हुआ करते थे, जैसे कि उत्पादन के केंद्र हुआ करते थे, व्यापारिक नगर हुआ करते थे, बंदरगाह नगर हुआ करते थे, धार्मिक स्थल से नगर हुआ करते थे। इसके अलावा
तीर्थ स्थान वाले नगर भी हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके का अलग अलग तरीके के नगर भी हुआ करते थे। ये सारी चीजें हमें बर्नियर के ग्रंथों से ही पता लगती है। अब व्यापारी समुदाय, तो व्यापारियों के बारे में उसने कहा कि वे मजबूत और सामुदायिक रिश्तों से जुड़े रहते थे। वे जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के आधार पर संगठित होते थे। अब पश्चिम भारत में इन्हें महाजन कहा जाता था और उनका प्रमुख को सेठ कहा जाता था। अब अन्य शाही वर्ग, देखो नगरों में केवल व्यापारी ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि कई अन्य पेशेवर वर्ग भी मौजूद हुआ करते थे। इसमें कुछ किस्से के लोग हुआ करते थे, कुछ अध्यापक लोग हुआ करते थे, कुछ अधिवक्ता हुआ करते थे, कुछ चित्रकार हुआ करते थे, कुछ संगीतकार हुआ करते थे, कुछ सुलेखक हुआ करते थे। इन तरीके के लोग भी नगरों के अंदर रहा करते थे। ठीक है भाई, ये तो हमारा बर्नियर के मुगलों नगरों के प्रति दृष्टिकोण। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है ना, वो हमारा बर्नियर का सती प्रथा पर मार्मिक विवरण। भाई देखो, सती प्रथा के बारे में मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि सती सती प्रथा जो है वो होती क्या है। तो देखो, इस प्रथा में होता क्या है, मान लो मेरी शादी हो गई किसी लड़की से, है ना, ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी जिसकी मेरी से शादी हो गई। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो किसी कारणवश मेरी मौत हो जाती है। ठीक है, मैं बीमार हो जाता हूँ, किसी एक्सीडेंट में मेरी मौत हो जाती है, मैं मर जाता हूँ। तो इसमें होगा कि जो मेरी पत्नी है, जो मेरी विधवा है, इसे क्या होना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। अब जब मेरी चिता जलाई जाएगी, मेरी आग जलाई जाएगी, तो उसी के साथ मेरी पत्नी को मेरे साथ इस चिता पे बैठा दिया जाएगा और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी जला दिया जाएगा। इसे क्या कहा जाता था, सती प्रथा कहा जाता था। एक समय में भारत में हुआ करती थी और काफी लंबे समय के बाद भारत के अंदर ये चीजें खत्म हुई थी। ठीक है भाई, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, बट शायद से 1829 के आसपास में खत्म हुई थी चीजें। ठीक है भाई, तो भाई देखो, सबसे पहले जो ये देखता है क्या सती प्रथा के बारे में, लाहौर की घटना देखता है। बनिया ने लाहौर में बहुत ही कम उम्र की विधवा को सती होते हुए देखा था। उसकी आयु कितनी थी, 12 वर्ष। 12 वर्ष, बताओ भाई, 12 वर्ष की लड़की को भाई आग में जला दिया जाता है एक प्रथा के नाम पे। तो कितना, मतलब कितना दुख भरा सीन होगा, कितना गलत सीन होगा, है ना। आज के समय में ये सारी चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इस तरह की चीजें हुआ करती थी एक समय में। वो जो बच्ची थी 12 साल की, वो काफी डरी हुई होती है, काफी असहाय होती है। असहाय क्यों? क्योंकि भाई इसको कोई मदद करेगा ही नहीं। क्योंकि भाई लोग क्या कर रहे हैं, प्रथा के नाम पे, कि भाई ये तो प्रथा है, तुम्हें जलना ही पड़ेगा, तुम विधवा हो गई, तुम्हें जलाना ही पड़ेगा। कोई इसकी मदद भी नहीं कर रहा था, उसके खुद के माता पिता या उसके खुद के सास ससुर, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। अब वो असहाय प्रतीत होती है काफी। उसका चेहरा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह जीवित से अधिक मृत हो। वह कांपते हुए रो रही थी और मरने से डर रही थी। लेकिन 4-5 लोगों ने क्या करा, उसे पकड़ लिया, जिसमें एक बूढ़ी औरत भी थी। इन लोगों ने उसे बच्ची को जबरन चिता पर बैठाया, उसके हाथ पांव को बांध दिया ताकि वे भाग न सके। उसी अवस्था में उस मासूम लड़की को उस चिता पे जीवित जला दिया जाता है। इस घटना को देखकर भाई बर्नियर अपने गुस्से और दुख को रोक नहीं पाया और उसने इसे एक अमानवीय घटना बताया। भाई आप खुद ही इमेजिन करो, बर्नियर क्या, बर्नियर की जगह कोई और भी हो, आज के समय में आप भी, और आपके समय अगर कोई ऐसा कर रहा हो, तो आप देख सकते हो ना, गलत सीन हो रहा था, है ना। इस तरीके की चीजें एक टाइम पे हुआ करती भारत के अंदर, जो आज के समय में नहीं है। ठीक है, ये चीजें एक समय के साथ खत्म कर दी गई, है ना भाई। तो बस भाई, ये आपका फिर चैप्टर था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वहां से जाके इसकी पीडीएफ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।